Hi guys, this is my another video that is from Learners Academy. आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि what went wrong in your SBI prelims. ठीक है. So क्योंकि बहुत लोगों की जो attempt थी that was between 30 to 35. ठीक है. ऐसा नहीं है. इससे ज़्यादा करने वाले भी थे, तो इससे कम करने वाले लोग भी थे. जो इससे ज्यादा करने वाले थे वो तो डेफिनेटली बहुत ही कम लोग रहे हैं, इससे कम करने वाले ज्यादा थे. सो हमें डेफिनेटली अपनी जो गलतियां हैं उनसे कुछ सीखना चाहिए. सो दिस वाज योर आई ओपनर. दिस विल एक्ट एज एन आई ओपनर फॉर योर IBPS PO एग्जाम. देखिए आपकी गलती कहाँ रह गई. पेपर वाज नॉट दैट टफ. ठीक है, बहुत लोगों ने बोला कि मैथ सेक्शन जिसको हम क्वांट कह रहे हैं दैट वाज क्वाइट डिफिकल्ट इन द सेंस ऑफ कैलकुलेशंस. ठीक है. सो यहाँ पे आपको, अगर मैं आपको एग्जाम जो प्रीलिम का पेपर था करने के लिए दूं, तो मे बी यू विल बी एबल टू सॉल्व होल पेपर. अगर आपने सारे सिलेबस की तैयारी करी है, इफ नॉट इन 1 आवर, तो आप 2 घंटे में तो उसको सॉल्व कर ही देंगे. सो दैट मीन्स इट वाज नॉट टफ. द डिफिकल्टी लेवल वाज डिफाइंड बाय द कैलकुलेशंस बाय द स्टूडेंट्स. ठीक है. सो करना कैसे चाहिए था आपको, और आप यहाँ से क्या सीख के जाने वाले हैं अपने IBPS PO के लिए. देखिए, सबसे पहले आपको एक होते हैं कि स्टूडेंट्स दोज हु आर इंटेलिजेंट बट आर नॉट स्मार्ट, एंड सम स्टूडेंट्स हु आर एवरेज बट दे आर स्मार्ट. सो जो स्मार्ट स्टूडेंट्स हैं उनके निकलने के चांसेस ज्यादा रहते हैं. सो क्या स्ट्रैटेजी आप लेके जाएं ताकि आप अच्छा स्कोर कर पाए. देखिए, हमें ये पता है कि हमारा जो SBI प्रीलिम का पेपर था, ठीक है, हम इसको आपके लिए एक लर्निंग लेके चलते हैं. जिनका क्लियर नहीं हो पाएगा, जिनका हो जाएगा, दैट्स सीरियसली वेरी गुड फॉर देम, बिकॉज SBI वो अपना मेंस दे के अगर क्लियर कर जाते हैं तो उनके लिए बहुत ही बढ़िया रह जाएगा. दोज हु आर नॉट एबल टू क्लियर दिस SBI प्रीलिम, उनको इतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिकॉज अभी इस साल में बहुत सारे एग्जाम्स हमारे पास आगे लाइंड अप है. सो अगर हम टाइम ना वेस्ट करते हुए आगे बात करें SBI प्रीलिम की, तो प्रीलिम के 3 सेक्शन थे. One was your quant, other was your reasoning, and another was your English. Fine. टाइम हमारे पास था 60 मिनट्स का. ठीक है जी, 60 मिनट्स का आपके पास टाइम था, जिसके अंदर 35 क्वेश्चंस इसके अंदर थे, 35 क्वेश्चंस इसके अंदर थे, एंड 30 क्वेश्चंस आपके इसके अंदर थे. सबसे पहले जो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन्होंने ये करा होगा, आई एम श्योर, उन्होंने अपने 60 मिनट्स को स्प्लिट किया होगा इनमें कि मुझे किस सेक्शन में कितना मिनट लगाना चाहिए. 60 मिनट्स की अगर मैं बात करती हूँ, अगर मैं इनको इक्वली डालती हूँ, तो मैं 20 मिनट्स हर सेक्शन में लगाती चली जाऊंगी. बट क्योंकि इंग्लिश थोड़ा छोटा था, देखिए कोई भी स्ट्रैटेजी जो है, अगर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी बता रही हूँ, दैट इज नॉट यूनिवर्सल, राइट. दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. आपकी इंडिविजुअल अप्रोच क्या है. कोई स्टूडेंट अगर क्वांट में अच्छा है, मे बी वो यहाँ पे जो है 15 मिनट लगा के 5 मिनट बचा ले, और अगर वो इंग्लिश में वीक है तो 25 मिनट वहां दे देगा. क्यों आपको ये करना क्यों जरूरी है? क्योंकि सारी जो प्रॉब्लम, सेंटर ऑफ प्रॉब्लम ये है, कोई बच्चा अगर क्वांट में अच्छा है, इंग्लिश में नहीं है, तो वो सेक्शन कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाता है. और अगर आप एक नंबर से भी किसी में रह जाते हैं तो आप पेपर क्लियर नहीं कर पाते हो. ठीक है. सो आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए था? नंबर 1, सबसे पहले जाते ही डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम. ठीक है. सेकेंड थिंग, अब मेरे काफी स्टूडेंट्स ने मुझे ये बोला कि मैम जो ऊपर क्लॉक चल रही होती है उसको देख के बहुत नर्वसनेस फील होता है, एंड इससे हमें डिस्ट्रैक्शन होती है. बट व्हाई कांट यू इग्नोर दैट? सीरियसली आपको बार को देखने की जरूरत नहीं है. आप सिंपली क्या कर सकते हो, अगर आपका 2 बजे का एग्जाम शुरू होना था, इफ योर एग्जाम स्टार्टेड एट 2 o'clock, तो आपको क्या करना चाहिए था? 60 मिनट्स जो ऊपर चल रहे हैं, अगर ये एक डिसएडवांटेज आपको लगती है, व्हाई डोंट यू कन्वर्ट इनटू एन एडवांटेज फॉर योरसेल्फ? आप इसको 60 मिनट्स को अपने सेक्शन वाइज जो है स्प्लिट करते. फॉर एग्जांपल आप कहते कि मैं क्वांट में जब 60 मिनट्स जो है 40 मिनट्स हो जाएंगे, मैं क्वांट बंद कर दूंगा. ठीक है. जैसे ही 41 स्टार्ट होता है तो मैं 20 तक
करूंगा रीजनिंग, दैट इज योर प्रेफरेंस, आप किसको पहले करना चाह रहे हैं, एंड लास्ट में मैं लूंगा इंग्लिश विच विल बी 22-0। अगर आप इसको इस तरह से देखेंगे टाइमर को तो ये आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं कर पाएगा। सो खाली आपके इंटेलिजेंस नहीं, वहां पे आपका ब्रेन गेम बहुत ज्यादा होता है, बिकॉज हम पढ़ाई को छोड़ के जो साइकोलॉजिकल प्रेशर आपका एग्जाम का शुरू होता है वो बहुत ही ज्यादा इसमें आपको इफेक्ट करता है। सो आपको ये चीज इस तरह से लेनी चाहिए थी, ठीक है, नॉट एन इशू। ये एक चीज हमने आज डिस्कस करी। अब हम कहते हैं मैंने क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। देखिए जैसे एग्जाम सेट किया जाता है, इवन दे नो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नंबर 1 क्वेश्चन से ही स्टार्ट करते हैं, तो हो सकता है वो स्टार्टिंग के पहले या दूसरे क्वेश्चन को बहुत टफ डाल दें ताकि आप वहां पे स्टक हो जाए। और अगर क्वेश्चन उतना टफ ना हो कि थोड़ा भी टफ हुआ, बीइंग यू आर नर्वस, आप उसको ठीक से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको क्या करना चाहिए था, सबसे पहले टेक अप द सेक्शन जिसको आप सबसे पहले उठाना चाहते हो। मैं आपको ये सलाह दूंगी, डोंट टेक अप द हार्डेस्ट सेक्शन सबसे पहले, बिकॉज अगर वो आपको पहले ही मुश्किल लगता है तो डेफिनेटली आप उसमें थोड़े स्लो होंगे और आप उसको आराम आराम से करोगे तो कॉन्फिडेंस लूज होने वाला है। सो जो आपको सेक्शन अच्छा लगता है विच इज मॉडरेट, बहुत इजी लगता है वो नहीं, जो मॉडरेट है, फॉर एग्जांपल आपको रीजनिंग लगता है कि मैं कर सकता हूँ, यू हैव दैट मच कॉन्फिडेंस, तो आपको सबसे पहले 20 मिनट रीजनिंग पे लगाने चाहिए थे। फिर टेक अप योर क्वांट। जब रीजनिंग का आपका अच्छा खासा क्वेश्चंस निकल जाते, आपको ये हो जाता है कि यार मेरा पेपर तो हो गया। सो जब ये फील आ जाती है तो आप एक अलग ही कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, फिर आपको लेना चाहिए था क्वांट, ठीक है। इफ यू फाइंड क्वांट डिफिकल्ट, जो क्वांट जिनको इजी लगता है, उनको इंग्लिश लगता है मुश्किल, तो पहले वो इंग्लिश कर दें, एंड एंड में जो आपको सबसे इजी लगता है उसको वो आप सबसे एंड में लीजिए, ठीक है। ये छोटी छोटी टिप्स है जो आप सब चीजों को जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको हेल्पफुल रहेंगी। अब आप बोलोगे प्रैक्टिस करने के लिए क्या मैं एबीपीएस में जाके अपने प्रीलिम में जाके इसको प्रैक्टिस करूंगा, नो, यू शुड टेक अप सम सैंपल पेपर्स और इन चीजों को, इन स्ट्रैटेजीज को जो हम स्पेशली इंडिविजुअल स्ट्रैटेजीज एनालिसिस हर स्टूडेंट का अपने यहाँ पे करते हैं, वो इसीलिए करते हैं बिकॉज हर स्टूडेंट जो है वो डिफरेंट होता है। फाइन, तो ये आप अपने लिए खुद करें और समझिए कि आप किसमें अच्छे हैं और कहाँ आपको ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो ये जो पेपर था इसमें अगर आप 100 क्वेश्चन पढ़ने बैठते तो टाइम उसे भी खत्म हो जाता। सो अगर मैंने पहले रीजनिंग उठाया तो मुझे पता होना चाहिए, मुझे ये पहले से होमवर्क करके जाना था कि इफ आई एम गुड इन कोडिंग डिकोडिंग तो मैं सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन उठा के 5 नंबर ग्रैब कर लूं, ठीक है। प्रायोरिटाइज, यू नीड टू प्रायोरिटाइज, आपको पता होना चाहिए कि आप किसमें इन विच टॉपिक, इन टॉपिक यू आर गुड एट, ठीक है जी। आप किस टॉपिक में गुड है उसको सबसे पहले घर से आपको पता होना चाहिए था कि भाई अगर मैं क्वेश्चन करने चला हूं रीजनिंग के 20 क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा, मुझे कम से कम भी करने हैं 20 और ज्यादा से ज्यादा मैं 25 कराऊंगा। सो मेरी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए थी कि मैं पहला क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग, इफ आई एम गुड इन दैट, बिकॉज़ ये 5 क्वेश्चन होते हैं, पहला कोडिंग डिकोडिंग। अगर मैं अच्छा हूं ब्लड रिलेशन में तो आपका ब्लड रिलेशन का भी क्वेश्चन था, उसके अंदर ब्लड रिलेशन भी 5 नंबर का क्वेश्चन था। सो टारगेट यहाँ क्या करना था, एक एक नंबर वाले क्वेश्चंस को ना करके ग्रुप वाले क्वेश्चंस को करना था। उससे क्या है, अगर आपका एक ग्रुप सही से सॉल्व होना शुरू हुआ, यू विल गेट 5 मार्क्स, ठीक है, सीधा सीधा 5 नंबर का काम हो गया है आपका। तो इसके अंदर पजल्स आई थी 2, ठीक है, आपको ऐसे इनको प्रायोरिटाइज करना था, ठीक। लास्ट थिंग जो क्वांट के रीजनिंग के सेक्शन में आपको कहूंगी कि इसमें पजल्स के क्वेश्चन थे। देखिए हर पेपर में ज्यादातर जो ट्रेंड रहता है, एक पजल आसान होती है और एक पजल मुश्किल होती है, इसीलिए हम कहते हैं एंड यू कैन नॉट इंटरप्रेट कौन सी मुश्किल है कौन सी आसान है टिल यू डू दैट, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं ऑलवेज टेक अप पजल्स इन द एंड, ठीक। जब आपने इन सारी चीजों में अपने 15 से 16 मिनट लगा दिए और आपको पता है कि भाई मैं 15 to 20 क्वेश्चंस कर चुका हूं, नाउ आई कैन टेक रिस्क ऑफ डूइंग पजल, तो आप पजल फिर टेकअप करिए। ये नहीं कि सबसे पहले पजल करेंगे तो डेफिनेटली आई कैन श्योर जिसका फंस गया क्वेश्चन 10 मिनट से ना ज्यादा ही कंज्यूम करेगा, कम नहीं करेगा। सो जैसे ही 20 मिनट खत्म हुए, जितने भी क्वेश्चन हुए, शट डाउन दिस, देखना नहीं है। उसके बाद इफ यू वांट टू टेक क्वांट, मुझे पता होना चाहिए मेरी इसमें क्या स्ट्रेंथ्स है और क्या वीकनेस है। सो एनालिसिस ऑफ योर strength and weakness is must, ठीक है जी। अब मेरे को अगर मुझे पता है
कि मैं क्वांट के सिलेबस की अगर मैं बात करती हूँ, इफ आई एम गुड इन इक्वेशंस, अगर मैं इक्वेशंस अच्छे से सॉल्व कर सकती हूँ तो पहले इक्वेशंस का क्वेश्चन उठाऊंगी। वही बात है, ये चीजें आप वहां पे जाके एनालाइज नहीं करेंगे, ये आपको घर से करके जानी है। सो जब भी नेक्स्ट पेपर के लिए अपेयर हो, डू दिस, दिस इज मस्ट, दिस इज थिंग व्हिच इज रिक्वायर्ड टू क्रैक द एग्जाम, बिकॉज वहां पे कोई आपकी नॉलेज टेस्ट एज सच नहीं कर रहा है, वहां आपकी स्पीड प्लस नॉलेज टेस्ट हो रही है एंड योर स्मार्टनेस टू। सो यू नीड टू स्मार्ट, you need to be smart, right? So क्वांट में कैसे रहेगा, अगर मैं इक्वेशंस में अच्छी हूं, आई डू दैट। डीआई देखने में मुश्किल लगता है, इसमें 2 से 3 अगर सेट आते हैं तो उसमें से डेफिनेटली एक सेट आसान होता है, जैसे ही एक सेट उठाते हैं 6 से 7 क्वेश्चन हो जाते हैं, फाइन। सो मैं ये कर क्या रही हूँ, आप देख रहे हो कि मैं ग्रुप को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर एक इजी ग्रुप में उठा लेती हूँ क्वेश्चंस का, मेरे बहुत क्वेश्चंस निकल आते हैं, ठीक है जी। तो इस तरह से आपने क्वांट का करना था। अब मैं बात करती हूँ इंग्लिश। अगर मुझे पता है मैं क्लोज टेस्ट में अच्छी हूं तो मैं पहले क्लोज टेस्ट करूंगी ना, 10 मार्क्स का तो क्लोज टेस्ट होता है, मेरे को पैराग्राफ कंप्लीशन करना है और मुझे पता है कि मैं सही सही फिल कर जाती हूँ, तो व्हाई शुडंट आई टेक दिस 10 मार्क्स, ठीक है। 10 में से 8 तो सही होंगे मेरे, सो इट इज अ गुड स्कोर अगर हम 10 में से बात करें, ठीक है। अब आपने जब क्लोज टेस्ट ले लिया, कुछ लोग जंबल सेंटेंसेस, जो जंबल पैरा आते हैं, दे आर गुड इन दैट, तो उनको वो पहले करना चाहिए था। जो लोग कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस में अच्छे हैं, दे शुड डू दैट। कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आसान होता है चाहे वो लेंथी होता है, सो टू इंक्रीज योर स्पीड ऑफ रीडिंग यू नीड टू रीड ऑन डेली बेसिस। आपको न्यूज़पेपर एंड रीड ऑल द सेक्शंस, ठीक है। न्यूज़पेपर रीड कीजिए, कुछ बुक्स रीड कीजिए, योर एनालिसिस ऑफ द पैराग्राफ, आपकी सोचने का समझ उसकी और स्पीड सब चीज बढ़ने वाली है। सो इंग्लिश को आपने ऐसे जो था कैटर करना था। फिर अब अगर मैं इस अपने वीडियो को एंड करती हूँ तो आपको क्या क्या करना चाहिए था, जो कर चुके हैं वो तो चला गया, सो दैट इज दिस वीडियो विल हेल्प यू कि आपको फर्दर क्या करना चाहिए, कि उस टाइम पे क्या करना चाहिए था। पहले आपको स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एनालिसिस करना चाहिए था, मैं किस में अच्छा हूँ और मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ, और हर सब्जेक्ट में हर सेक्शन में मेरे कौन कौन से पार्ट्स जो है, कौन कौन से लेसन्स हैं वो मैंने अच्छे से करे हुए हैं और मैं उनको 100% एक्यूरेसी से निकालता हूँ। उसके बाद एग्जाम में जो 60 डेज के काउंटडाउन से डरते हैं उनको इसको इस तरह से स्प्लिट करना चाहिए था। सीरियसली आपको लगता होगा कि ये क्या करने वाला है, ट्राई टू डू दिस इन योर नेक्स्ट एग्जाम, इट विल डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू। फिर आपने ये चीजें अगर एनालिसिस कर ली है, आई एम श्योर विद प्रैक्टिस जो आप डेली बेसिस पे करें टिल योर नेक्स्ट एग्जाम, सैम्पल पेपर्स को सॉल्व कीजिए, उनको बिल्कुल उसी तरह से कीजिए जैसे आप एग्जाम कर रहे हो। अगर आपका सैम्पल पेपर 2 घंटे का है तो डू इट फॉर 2 आवर्स, ठीक है, एंड हर सेक्शन को अलग अलग टाइम बांट के अगर वैसे करेंगे डेफिनेटली आपकी स्पीड बढ़ेगी और आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेक्शंस एंड ऑफ द टॉपिक इन व्हिच यू आर गुड एट वो आपको हेल्प करेगा। सो आई होप ये जो मैंने आपको एनालिसिस किया है एसबीआई प्रीलिम्स का वो आपको हेल्प करेगा। आपकी क्या क्या गलतियां उसमें रही हैं आप इसे सीखेंगे, सो दैट आप अपना आईबीपीएस पीओ जो भी आरआरबी स्टूडेंट्स दे रहे हैं एंड ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम फॉर व्हिच दे आर अपीयरिंग फॉर, इसमें ही हेल्प होगा। दिस इज अ स्ट्रेटजी नॉट ओनली फॉर एसबीआई पीओ, दैट इज अ स्ट्रेटजी फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आई होप दैट वाज हेल्पफुल फॉर यू। थैंक्स।